हरिओम, सभी को प्रणाम। प्रणाम कल सर। हमने दो बड़े बड़े सिस्टम को फॉलो किया। थोड़ा समझ में आया होगा, थोड़ा नहीं समझ में आया होगा। एंड टुडे वी विल कवर सर्कुलेटरी सिस्टम विच इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। कल जो कुछ क्वेश्चन रह गए थे ना, यू आर आस्किंग अबाउट हाउ वी विल बी हेल्दी, हाउ वी सपोज टू डू। टुडे यू विल लर्न व्हाट एग्जैक्टली रीजन बिहाइंड the circulatory system and why God gift us such systems to keep ourselves healthy. Okay? Because until unless you are not able to understand your body, till then you cannot be healthy. होता क्या है, हम खाना खा रहे हैं, खाने के साथ immediately we are taking water. We have taken food, immediately water, and what it happen? It happens like which food we have to digest, that will not digest, that will ferment. फर्मेंटेशन प्रोसेस से गुजरेगा, और जो फर्मेंटेशन प्रोसेस से गुजरेगा उसमें बैड कोलेस्ट्रॉल पार्टिकल्स बढ़ जाएंगे। बैड पार्टिकल कोलेस्ट्रॉल क्या करेंगे? पिट्यूटरी सॉरी ये बाइल जूस में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, उसके बाद पेनक्रियाज में क्रिएट करता है, गाल ब्लेडर में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, किडनी में प्रॉब्लम करता है। हाउ? ये गाल ब्लेडर में पथरी बना देता है। जो कोलेस्ट्रॉल होता है, कोलेस्ट्रॉल कहीं भी अटक जाए वो हमारी बॉडी में पथरी, हमारे शरीर में पत्थर नहीं बनते। इसकी डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल की इतनी हैवी होती है, इतनी हैवी होती है कि वो बहुत ज्यादा स्टिकी हो जाता है और पार्टिकल्स मिलते हुए कंप्रेस हो जाते हैं। वही हार्ड फॉर्म ऑफ द फैट बिकम द स्टोन इन आवर बॉडी। किडनी में भी यही ऐसे काम करता है। गाल ब्लेडर में मुश्किल से बनता है, लेकिन जिसका बनता है उसको सॉर्ट आउट करना बड़ा मुश्किल होता है। किडनी में ये प्रॉब्लम इजी है। आपने जैसे ही थोड़ा आइडिया हुआ, यू शुड टेक plenty of water and then you can remove small particle of stones from the kidney and you can remove it. इसमें हमें वहां तक ना पहुंचे उसके लिए हमें क्या करना है? उसके लिए हमें सर्कुलेटरी सिस्टम को समझना है। बैड कोलेस्ट्रॉल तो डाइजेस्टिव सिस्टम से कंट्रोल होगा, लेकिन अगर कोई बैड कोलेस्ट्रॉल हमारे आर्टरीज में, वेन्स में कहीं कलेक्ट हो गया है, तो उसको डिसॉल्व करने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी। और वो मेहनत कहां से होगी? ब्रीदिंग एंड सर्कुलेटरी सिस्टम से। आर यू गेटिंग एवरीवन? ब्लड सर्कुलेशन और ब्रीदिंग, ये दो ऐसे सोर्स हैं। इसको कैसे भी कर सकते हो आप। यू कैन स्टार्ट विद द ब्रीदिंग, ऑटोमेटिकली द सर्कुलेटरी सिस्टम विल एक्टिवेट, बिकॉज respiratory system is directly interacted to the respiratory system and respiratory directly to the circulatory system. आप दौड़ के चाहे ब्रीदिंग को तेज कर लें, चाहे ब्रीदिंग कर लें, तो आपका सर्कुलेटरी सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। दीज आर द कोरिलेटेड, एक दूसरे के बगैर काम नहीं करते। और इसका एग्जांपल आपको, जब मैं आपको सर्कुलेटरी सिस्टम समझाऊंगा, आपको इमीडिएटली यू विल लर्न इट हाउ इट वर्क्स। ओके, सो एवरीवन रेडी? टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सर्कुलेटरी सिस्टम फर्स्ट। एंड इन सर्कुलेटरी मोस्ट इंपॉर्टेंट organ is heart. That is a small what you will say motor in our body. जो वाटर को जैसे पानी ऊपर की ओर ही जाता है, ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर ब्लड को फ्लो करने में पंप का काम करता है, और यही हमारे को हेल्दी रखता है। और इसके पीछे थोड़ा सा और एक साइंटिफिक वो दे देता हूं। आप हार्ट और ब्रीदिंग ऑटोमेटिकली काम करती है, ब्रेन हमारा ऑटोमेटिकली काम करता है। हाउ इट वर्क्स, ये चीजें थोड़ी समझनी जरूरी है, इसके बगैर आप साइंस को नहीं समझ पाओगे। ठीक है? हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से एवरी डे 3 ड्रॉप ऑफ अम्ब्रोसा सेक्रेट, 1 ड्रॉप
direct goes to the abdomen to digest the food and spread this energy to the whole body parts and appropriate ratio. And wherever the organs, whichever the food particle, I mean, and source of energy, protein required in somewhere, which type of protein is required in which organ, it supplement, it send it over there. जो मिनरल जहां पे जरूरी है वो वहां पर पहुंचता है, दूसरी जगह नहीं पहुंचता. दूसरी जगह जाएगा तो बीमारी कर देगा, लेकिन अप्रोप्रिएट जगह पे जाएगा वो हमें हेल्दी रखेगा. आर यू गेटिंग मी? सेकेंड ड्रॉप गोज टू द हार्ट डायरेक्टली. अब हार्ट को किसी की इंस्ट्रक्शन, ये गुलाम नहीं है ये, लेकिन ये आप सो रहे हैं, जाग रहे हैं, आपका काम चल रहा है. थर्ड ड्रॉप एग्जिस्ट विद इन द ब्रेन, जो आपके नर्वस सिस्टम को, आपके ब्रेन को, आपके सेंसरी ऑर्गन्स को, आपके वर्किंग सेंसेस को, इनको एक्टिवेट रखता है. हैव यू एवर हर्ड दिस वर्ड समवेयर बिफोर? आपने कभी ऐसी बातें सुनी है? नो सर. तो अब सुन के कैसा लग रहा है कि हमारा भगवान ने हमें कितनी ब्लेसिंग्स दी, कितनी अच्छी सुंदर व्यवस्था बनाई है हमारी, कि हम लोग उस व्यवस्था को समझने के बजाय हम आज भी ये पूछ लेते हैं, आई डोंट नो वेदर गॉड एग्जिस्ट और नॉट. हम डाउट करते हैं उल्टा. इतना ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में हमारी एक एक बॉडी पार्ट को काम करने का मौका मिल रहा है और हम उसको समझ नहीं पाते. उल्टा हम सोचते हैं अरे भगवान भगवान कुछ नहीं होता, ये तो सब ऐसे ही है, हम ही सब कुछ हैं, वी आर एवरीथिंग. सो आई एम गोइंग टू शेयर द पिक्चर फर्स्ट. पहले मैं हार्ट की पिक्चर शेयर करूंगा, उसके बाद सर्कुलेटरी सिस्टम कैसे काम करता है वो समझाऊंगा. ठीक है? क्योंकि सबसे पहले हार्ट को समझना बहुत जरूरी है. ये हार्ट है भाई, इमोशंस यहीं से डेवलप होते हैं, इसी के साथ काम होता है हमारा सबका, और यही जिंदा रखता है. इमोशंस कैसे हैं? क्रूर सिंह है, रावण है या राम है, हनुमान है या मीरा है या सीता है, वो हार्ट डिसाइड करता है, वो कोई डिसाइड नहीं करता. Can you see this picture? Sir, no, we are still in the body system picture. Okay. Once again. इनलार्ज करना पड़ेगा इसे, इनलार्ज करना पड़ेगा, वो छोटा है, इट थोड़ा सा बड़ा कीजिए इसे. जैसे आ तो रहा है ना? हाँ दिख रहा है. ठीक है, बस यही देखना है हमें. So you need to share the screen once again. Yes. Yeah. Once again. Now okay? Sir, we can see a folder in the screen and not the photo. You're sharing this folder. Okay. ये भी बड़ी समस्या है भाई. I think you need to double click the photo that you want to show. पहले मैं इनको क्लोज ही कर देता हूँ. Is it visible now?
No. No, you haven't done the sharing yet. I did it. साइंस भी है ना, बड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है टेक्नोलॉजीज। सर बॉडी से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है। हाँ, ये तो बात तुमने सही कही भाई, लेकिन इससे भी ज्यादा है ना, इमोशंस होते हैं, भाव बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। सर पहले आपको वो पिक्चर क्लिक करना है फ्रॉम द फोल्डर, देन यू Okay. शेयर दैट. We are only able to see your folder, not the heart. Okay. I am coming. Once again, I will try. I think now. सर आप फोटो को डबल क्लिक कीजिए अभी। Even if you double click, it will not show it up. नहीं सर। दोबारा करता हूँ। हाँ. Now it Yes. comes Yeah. Yes, sir. very good. Perfectly. Several times after so many efforts, we are succeed. So check this one. This is our, in fact, we can cover up within this picture, but we need to learn more. See how it works. You can see the blue one veins. Yes. Red and blue, there are two different lines in the circulatory system. Can you see that? Yes. Which are the red color? These are the arteries. These are sending the blood to the organs with pure oxygen blood. ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है, जिसमें ऑक्सीजन होता है, वो हमारे ऑर्गन्स में पहुंचता है। ये पहुंचाने का काम करता है, इनको आर्टरीज बोलते हैं। और दिस ब्लू वन आर द वेन्स। ये सक्शन मशीन की तरह ब्लड को खींच के लेके आती हैं हार्ट तक। इन दोनों में प्रिंसिपल क्या है? आर्टरी में जो ब्लड सर्कुलेट होता है, इसमें आगे जाके थोड़ा जाके आगे ये पंपिंग करता है, तो आगे की तरफ बढ़ाता रहता है। पीछे से प्रेशराइज करेगा, आगे निकल जाएगा, फिर आगे से और आगे प्रेशराइज करेगा। मतलब इसमें पीछे आने का कोई रास्ता नहीं है आर्टरी में, ये आगे ही पंप करता चला जाएगा। वेन्स में पीछे से प्रेशराइज करते हुए ये हार्ट की तरफ लेके आएगा। इनमें कहीं छोटे छोटे वाल होते हैं जो ब्लड को वापस पीछे की तरफ नहीं आने देते, आगे की तरफ ही बढ़ने का इसका ऑप्शन है, दूसरा इसके पास नहीं है। इसलिए जब भी कभी कोई भगवान ना करे कभी ये चीज देखनी पड़े, जब भी कभी कोई एक्सीडेंट वगैरह होता है, सबसे पहले डॉक्टर चेक करते हैं कोई आर्टरी तो रप्चर नहीं है। अगर आर्टरी रप्चर है तो सेविंग फैटल कंडीशन ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। आर यू गेटिंग मी? और अगर वेन है वो जल्दी से रिकवर हो जाती है, उसमें इतनी दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, तो अब समझते हैं कि हार्ट काम कैसे करता है। हार्ट काम ऐसे करता है, ध्यान से देखिए।
शुरुआत करते हैं हम ब्लड सर्कुलेशन में कि हमने वेन से ब्लड को कलेक्ट किया। ये हमारे ऊपर की तरफ जो है आर्टिकल्स है, क्या है ये, राइट आर्टरियम। ये ऊपर की तरफ वेन लेके आई, इसने ब्लड को नीचे की तरफ पुश किया। वेंट्रिकल में जाने के बाद ये वेंट्रिकल से पल्मोनरी वेन के थ्रू ब्लड पहुंचाएगी लंग्स के अंदर। लंग्स के अंदर पहुंचने के बाद ये वहां से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ये लेफ्ट आर्टरम में ब्लड को पहुंचाती है। लेफ्ट आर्टरम से ये ब्लड आता है हमारा लेफ्ट वर्टिकल में, वेंट्रिकल में, और वेंट्रिकल क्या करता है, दोबारा से इसे पंप करता है अरोटा के थ्रू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में। आप सभी को क्लियर हो रहा है सभी कुछ? अब इसमें सुपर वेना कावा हमारे अपर बॉडी पार्ट को कंट्रोल करता है, पल्मोनरी सर्किट लंग्स को काम करता है, पल्मोनरी आर्टरी ब्लड सर्कुलेशन को काम करता है, पल्मोनरी वेन हमारे लंग्स से हार्ट तक लेके आता है ब्लड, और लेफ्ट वेंट्रिकल सारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन करता है अलग अलग जगह पे। जैसे इंफीरियर वेना कावा है, ये नीचे से ऊपर की ओर ब्लड लेके आएगा, और अरोटा सिस्टम अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो उसको कुछ और नाम देंगे, नीचे की तरफ जा रहा है तो नीचे की दूसरा नाम देंगे, लेकिन काम यही करता है, अरोटा ही सारी जगह ब्लड सर्कुलेशन देता है। उसके बाद छोटे छोटे हमारे क्या बोलते हैं, आर्टरीज काम करती हैं। अरोटा मेन रोल प्ले करता है, सबसे थिक वो होती है ये जो मेन सप्लाई का काम करती है। फिर आगे आर्टरीज है, फिर आर्टरम है, इस ढंग से छोटे छोटे कैपिलरीज में कन्वर्ट हो जाती है आगे जाके बहुत ही माइन्यूट लेवल पे, यानी कि उस लेवल पे आ जाती है लास्ट में कि एक एक ब्लड सेल को आर्टरी से कैपिलरी, कैपिलरी से वेन की तरफ फ्लो करता है। एक एक ब्लड सेल में ऑक्सीजन डिफ्यूजन होता है, कार्बन निकल के चला जाता है, कार्बन लंग्स तक पहुंचता है, लंग्स वहां से फिल्टर कर लेता है और इसको वापस फिर दोबारा से ऑक्सीजनेटेड करके वापस हमारी बॉडी में भेज देता है। कितना साइंटिफिक है हमारा ये ऑर्गन, अब बताइए। अब इसमें समझने की चीज ये है कि हमारे हार्ट में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। किसी ने कह दिया हमारे वाल काम नहीं कर रहे, या कि जिसके वाल काम नहीं कर रहे होते प्रॉपर, अगर वाल, अब ये भी डिपेंड करता है कि लेफ्ट वाला है या राइट वाला है, इससे कौन सी प्रॉब्लम आने वाली है। अगर आपका हार्ट एनलार्ज हो रहा है, यानी कि प्रेशर झेल नहीं पा रहा है, इनमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे कई बार जो कोलेस्ट्रॉल है वो हमारा बड़ा स्टिकी होता है और वेन्स को या आर्टरीज को ब्लॉक करना शुरू कर देता है। वेन को करेगा तो जल्दी सांस चढ़ेगी, और आर्टरी को प्रेशराइज करेगा तो हाइपरटेंशन बढ़ेगी। देखो दोनों चीज में अंतर आता है। हाइपरटेंशन बढ़ेगी अगर आर्टरी में कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, और अगर वेन्स में है तो ब्रीदिंग की प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। फिर उसमें वाल्व का बहुत बड़ा रोल है, कौन सी वाल्व में प्रेशर कम है, कौन सी वाल्व में ज्यादा है। अगर वेंट्रिकल में प्रॉब्लम ज्यादा है तो ये सप्लाई करना कम कर देगा, अगर आर्टरी में प्रॉब्लम है तो ये कलेक्ट करना कम कर देगा, यानी कि इस एक में इनटेक कम होगी और एक में आउट सप्लाई कम होगी। तो दोनों ही प्रॉब्लमेटिक है, लेकिन डिफरेंट काइंड ऑफ डिजीज हैं। कल किसी ने पूछा था कि हम हेल्दी कैसे रहें, उसका रीजन ये है, अगर आपके होता क्या है, सपोज करो नॉर्मल वाटर को आप किसी पाइप से या किसी ड्रेनेज सिस्टम से भेजते रहते हैं, कंटिन्यू भेजते रहते हैं, व्हाट हैपन्स? एनीबॉडी आंसर? क्या होता है? लगातार एक जगह से पानी फ्लो करता होता है, क्या चल रहा होता है? इंटरनल वेयर आउट होगा? नहीं, कुछ और होता है।
एक बायोकेमिकल रिएक्शन होती है, उससे कुछ ब्लॉकेजेस डेवलप होती है कि नहीं होती हैं उनमें? जहां पानी सप्लाई होती है वहां पे अक्सर काई जम जाती है कि नहीं रास्ते में? जम जाती है। हाँ होता है, बिल्कुल अंदर अंदर। पाइप के अंदर भी ब्लॉकेज हो जाता है। आता है ना? हाँ तो वो क्या साइंस है, वो कहाँ से आ रही है? वाटर के इसी कारण ही होती है। इसके अंदर बहुत सारे, इसके अंदर वाटर के अंदर जो तत्व होते हैं वो इसमें जाके फंसते हैं, बनाते हैं चेंजेस। एग्जैक्टली exactly. आप जो ब्लड सप्लाई कर रहे हैं, जो ब्लड सप्लाई कंटिन्यू थ्रू आउट द लाइफ इट इज रनिंग, क्या होता है जैसे जैसे उम्र बढ़ती है थोड़ा तो हमारा हार्ट भी कमजोर पड़ता है, थोड़ा सा हमारा ऑक्सीजन का काम भी कम होता है। तो इन वजह से हमारे आर्टरी और वेन्स में ब्लॉकेज डेवलप होते हैं। वो किस फॉर्म में होते हैं? मिनरल्स जो डिफ्यूज नहीं हो पाते, जैसे हमारा कोलेस्ट्रोल है, ये आपकी आर्टरी और वेन्स में कंजेशन पैदा करते हैं और इनका साइज घटता है। ये क्या हो जाते हैं, जितना प्रेशर बचपन में हमारे ब्लड सर्कुलेशन में जितने ओपननेस थी वो कम कर देती है, और यही हाइपरटेंशन का रीजन होता है। यानी कि पैसेज थोड़े श्रिंक हो जाते हैं। प्रेशर हार्ट का अगर ज्यादा है तो हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा। यही वो ब्लड प्रेशर का रीजन है। कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में कलेक्ट होता रहता है, हमारे वेन्स में, आर्टरीज में कलेक्ट होता रहता है, जिसकी वजह से पैसेज नैरो हो जाते हैं और यही ब्लड सर्कुलेशन में प्रॉब्लम करता है। इससे हमारे हार्ट को भी ज्यादा काम करना पड़ता है, इससे इसकी उम्र कम होती है, और ज्यादातर लोग आजकल हार्ट फेलियर से, या ब्रेन में प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन नहीं जा रही है उसकी वजह से ब्रेन फेलियर से। रीजन हार्ट आ गया कि हार्ट की सप्लाई का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है। अगर हार्ट ने अपना काम करना बंद कर दिया तो इट इज जस्ट लाइक विद इन कितने सेकंड में काम खत्म हो जाता है? सेकंड सा खेल है। क्योंकि हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है लगभग 5.5 लीटर सप्लाई करता है। ये पूरी बॉडी में जितना ब्लड है वो सर्कुलेशन में ही है, वो रुक के ही नहीं रहा है। 5.5 लीटर का है, और आपको पता नहीं चलेगा कि 1 मिनट में पूरी बॉडी से ब्लड घूम फिर के वापस आ जाता है हमारे हार्ट में। 1 मिनट के अंदर कितनी फास्ट सप्लाई होगी इसकी देख लो। 72 टाइम्स हार्ट बीट्स, 72 टाइम्स इन अ हेल्दी कंडीशन। और जिनको हाई बीपी है या कुछ और प्रॉब्लम है उनके या तो ये बीट्स कम होंगे या ये ज्यादा हो जाएंगे। ज्यादा हो गए तो ब्रेन पे और हार्ट पे जोर पड़ेगा, ब्रेन हेमरेज होने का डर रहेगा, आपका हार्ट अटैक होने का डर रहेगा। कम हो जाएंगे तो हार्ट फेलियर के चांस 100% हो जाएंगे। अब इनमें देखो क्या होना है। ये साइंस जिसने समझ ली, कल जिसका जो क्वेश्चन था कि हम हेल्दी कैसे रहें, अब इसका काम कैसे करना है। हम आर्टरी और वेन से ब्लड सर्कुलेशन के रास्ते से ही इस कोलेस्ट्रॉल को तोड़ के बाहर निकाल सकते हैं। इसका एक ही ऑप्शन है, देयर इज द ओनली वन वे। आप मेहनत करो, ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होगा। जैसे सुनार हल्के हल्के हाथों से गहना बनाता है, ऑर्नामेंट की प्रिपरेशन जो होती है बहुत ही लाइट हैंड से होती है, बहुत सॉफ्ट हैंड चाहिए उसके लिए। ठीक वैसे ही जब हम फिजिकल एक्टिविटी इंक्रीज करते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है। जहां प्रेशर ज्यादा है वहां पे स्ट्राइक करता है, वहां स्ट्राइक होने से वहां का कोलेस्ट्रॉल टूटता है। वो कोलेस्ट्रॉल टूट के किडनी के थ्रू या तो बाहर निकलेगा या किडनी में रुक जाएगा और यहाँ पे वो पथरी बना देगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात? हाँ सो तो नहीं गए ना सब? नहीं नहीं सुन रहा सर। हाँ, तो इस चीज को समझना है हमें, कितना साइंटिफिक हमारी बॉडी है और ये हार्ट कितना इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी में। समझ में आ गई इसकी इंपॉर्टेंस? हाँ बट क्या कोई स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज है जो सिर्फ हार्ट पे वर्क करती हो मेनली? हाँ,
हमारे हाथों में बहुत ताकत है, तत्वों का खेल है। ये 5 उंगलियां हैं, 5 उंगलियां 5 एलिमेंट्स को कंट्रोल करती हैं। इस विज्ञान को अगर आप समझ लें तो इससे बहुत काम हो जाए। अगर किसी को अपना भारीपन बढ़ाना है, हल्का ज्यादा है, कहते हैं मेरा वजन नहीं बढ़ता, आपका तो वीडियो भाई नहीं आ रहा है। जो रिंग फिंगर है वो अंगूठे से टच कर लो, एक मुद्रा है। जिसको यूरिन की प्रॉब्लम है, अंगूठे से सबसे छोटी स्मॉल फिंगर को टच कर लो, इससे आपका यूरिन की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। जिसको हल्का होना है, जो बहुत ज्यादा भारी है, वो अपने मिडल फिंगर को अंगूठे से टच करके रखो। और जिसको मन को शांत करना है, वो अपने इंडेक्स फिंगर को अंगूठे के साथ टच करके रखो। इतने से हमारा बहुत बड़ा काम हो जाएगा, क्योंकि इन तत्वों के साथ हमारा सर्कुलेशन सिस्टम भी अटैच्ड है। और सर हमारे रिपीट मन करेंगे एक में बार। जब ये भाव आ जाता है कि मुझे ये काम करना है, तो हमारी सारी एनर्जी उसमें कन्वर्जन में लग जाती है, इधर उधर नहीं, डाइवर्टेड नहीं रहती। डिस्ट्रैक्टेड माइंड ही समस्या है, फोकस्ड माइंड ही अचीवर है। ये बात जिसको समझ में आ गई, अब दोनों चीज हो गई, हार्ट अपना काम कर रहा है, ब्रेन अपना काम कर रहा है, स्टेबिलिटी दोनों में आ गई, तो फिर बीमारी हमारे शरीर में नहीं रहेगी। स्पेसिफिक एक्सरसाइज का ये है, जिनको हाई सर्कुलेशन है उनको तो रिलैक्सेशन की तरफ बढ़ना है कि भाई ज्यादा प्रेशराइज ना हो, और जिनका लो है उनको फिजिकल एक्टिविटी बढ़ानी है। गॉट इट? फिजिकल एक्टिविटी में देखना है हमें। शुरू में तो देखो, हाई ब्लड प्रेशर वाले को बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करवाई जाती, उनको धीरे धीरे ब्रीदिंग से कंट्रोल रेगुलेट किया जाता है। और जिनका ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, हार्ट बढ़ गया, आर्टरी और वेन्स है ना थोड़ी फैल गई, थोड़ी ढीली हो गई, तो फिर उसमें प्रॉब्लम आती है। तो उसमें हमें एक्टिविटी बढ़ानी है। एक्टिविटी बढ़ाने से सर्कुलेशन बढ़ेगा। वहां जो मसल्स डाइल्यूटेड हुई हैं, ये आर्टरी और वेन्स भी मसल्स का ही कुछ पार्ट्स हैं, उनमें भी मस्कुलर सिस्टम ऐड होता है। तो ये सारी की सारी चीजें टाइट होंगी वापस, फिर वापस दोबारा से स्ट्रेंथन होंगी, तो वापस उसी शेप में आ जाएंगी, जो ढीली पड़ी है वो टाइट हो पे। तो उसके बाद हम रिकवर कर लेते हैं अपने हेल्थ को। ठीक है जी? इज दैट क्लियर टू यू एवरीवन? हाँ जी, वो फिंगर वाला रिपीट करेंगे जरा एक बार। हाँ बिल्कुल। देखो हमारा जो आपका थंब वीडियो, है, एक्चुअली आपका वीडियो नहीं आ रहा है। वीडियो भी देखना है। नहीं, मैंने आपका ये इसलिए तो रोक दिया था। स्क्रीनशॉट तो नहीं, हाथ दिखा रहे थे ना, हाथ दिख नहीं रहा, वो आप बता रहे थे ना, जो यहाँ पर अग्नि वायु पृथ्वी जो जोड़ने वाला आप बता रहे थे, ओके ओके ओके, आई गॉट इट, आई गॉट इट। वो दिख नहीं रहा था। ठीक है, अभी कर लेते हैं वो भी। क्या हो गया? प्रॉब्लम है इसमें प्रॉब्लम। एक सेकेंड, कहाँ है हम? हाँ जी, अब ठीक है। ये टेक्नोलॉजी भी ना सबके बस की नहीं होती, हर एक आदमी हर एक काम के लिए नहीं बना, ये बात भी समझ लें सभी। ठीक है, अब वीडियो पे क्लियर है?
Yes. ओके, देखिए हमारा जो ये थंब है ना, दिस इज मेड फॉर फायर, इंडेक्स फिंगर फॉर एयर, मिडल फिंगर फॉर ईथर, रिंग फिंगर इज फॉर अर्थ, स्मॉल फिंगर इज फॉर वाटर। अब इन 5 तत्वों से वी कैन रेगुलेट आवर होल बॉडी, इसीलिए मुद्राओं की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, और इस इंपॉर्टेंस को हम इग्नोर नहीं कर सकते। ध्यान में बैठे हो तो ये रेगुलेट करने हैं, दिन में रहते हो तो इनको रेगुलेट करके रखना है। कैसे? अगर किसी को वाटर डेफिशिएंसी है या किसी प्रकार का पानी से संबंधित ड्राइनेस बॉडी में रहती है या इम्बैलेंस है, देन वी सपोज टच दिस 2 फिंगर्स। हमने कौन सी टच की? स्मॉल फिंगर एंड thumb. If someone is having very light body, he is supposed to touch ring finger and the thumb. इससे उसकी बॉडी का वेट बढ़ना शुरू हो जाएगा। अगर कोई बहुत ज्यादा भारी है, हैवी वेट, हैवी ड्यूटी, उनको ईथर के साथ फायर को अटैच करना है, इससे इसका वेट कम होना शुरू हो जाएगा। और जिस आदमी को अपना मन कंट्रोल करना है, एयर के साथ अटैच करने से उसका मन कंट्रोल हो जाता है। ठीक है जी, एवरीवन क्लियर दैट? ठीक है, इसमें एक हृदय मुद्रा है जिसको डायरेक्ट इंप्लीमेंट करते हैं हम। क्या करना है? जो इंडेक्स फिंगर है वो थंब के रूट पे लगानी है, और जो ईथर एंड अर्थ फिंगर है उसको ऐसे टच करना है। देख लीजिए, हिरण के जैसी आकृति बनेगी हाथ की। इस ढंग से अगर आपने अपने हाथ को कर लिया, किसी को हार्ट अटैक आने वाला भी हो तो वो इससे अपने आप को क्योर कर सकता है। ठीक है, इतनी इसकी कैपेसिटी है। ये छोटी छोटी मुद्राएं लेकिन बहुत इंप्लीमेंट होती हैं, बहुत कामयाब हैं। तो आपको ये समझ में आ गया। अब हम आते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के मेन पिक्चर पे। अब मैं इसको बंद कर रहा हूं, किसी को स्क्रीनशॉट लेना है वो ले लो, ताकि आपको ये शॉर्टकट में समझ में आ जाए। ठीक है, मैं इसको बंद करूंगा, आपने वो करना है तो स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आगे आपके काम आए। ठीक है जी, ले लिया सभी ने स्क्रीनशॉट? कोई रेस्पॉन्स नहीं, सब सो गए? हो गया सर, हो गया। ऑलरेडी मुझे लगा सब सो गए। नहीं नहीं, क्योंकि सुबह सुबह उठना बड़ा मुश्किल है। नहीं, चलिए आगे बढ़े। अगली हमारी पिक्चर होगी, पहले इसको मैं थोड़ा सा इसे बंद करते हैं। अब हम खोलेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम। पिक्चर आई? प्लीज टेल मी, पिक्चर आई? now we cannot see No, sir. small पहले जैसे पहले वाली प्रॉब्लम, सेम प्रॉब्लम। कोई बात नहीं, अब आ जाएगी। अब पिक्चर आई? हाँ आ गए। ओके,
Yes, sir. अब हमें सर्कुलेटरी सिस्टम समझना है, हाउ डज इट वर्क। अब किसी को पिक्चर में शुरुआत कहां से करें, देखिए जो अरोटा है, अरोटा पूरी बॉडी को सर्कुलेट करता है ब्लड। ये जो रेड कलर की वेन्स हैं, आर्टरीज हैं, रेड कलर में आर्टरीज हैं और ब्लू कलर में वेन्स हैं। आप देख रहे होंगे पूरी बॉडी में ऐसे ही सर्कुलेट होता है। अरोटा का मेन फंक्शन है, हार्ट से मेन जो पाइपलाइन है वो पूरी बॉडी में फैली हुई है, ऊपर की तरफ जा रही है, तो हमारी आर्टरी अलग होगी, नीचे की है। आप इसको अच्छे से देख लेना, थोरेकिक अरोटा हो गया, उसके बाद रीनल आर्टरीज हो गई, ये अरोटा है इंफीरियर, इसी ढंग से वेन्स में आ जाएगा, नीचे की तरफ दूसरी वेन्स हैं। अब आप देख लीजिएगा, इंफीरियर वेना कावा ये हमारा निचले पोर्शन में काम कर रहा है, सुपीरियर वेना कावा अपर बॉडी में काम कर रहा है। ऐसे ही हमारे ये अलग अलग अरोटा काम कर रहे हैं। थोरैकिक हो गया और रीनल आर्टरी होगी, रीनल आर्टरी किडनी में काम कर रही है। एब्डोमिनल अरोटा जो पेट में सारे सर्कुलेशन, इसमें कौन कौन सी आएगी, जो हमारे स्प्लीन में, हमारे लीवर में, हमारे पेनक्रियाज में जितने एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उसमें प्रॉपर सर्कुलेशन पहुंचाते हैं, इनकी जिम्मेदारी है। हाथों में जो वेन्स और आर्टरीज होंगी वो उन्हीं के नाम से होंगी जो हमारे बोन्स के नाम है, जैसे अल्ना था, फीमर था, रेडियस था, तो उसी हिसाब से जिसका जो पोर्शन था, पैरों में टीबिया हो गया, फीमर हो गया और दूसरी हो गई, तो उन्हीं के नाम से आर्टरी और वेन्स हैं। क्योंकि हमें डॉक्टर के लेवल पे काम नहीं करना है, लेकिन ये समझ में आना जरूरी है कि हमारे किस पोर्शन में क्या क्या है। तो इस पिक्चर को एक बार ध्यान से देख लें, समझ लें, ताकि आपको क्लियर हो। मैं और एनलार्ज करता हूं, बड़ा हो रहा है ना पिक्चर? यस यस, हो रहा है। हाँ, अब ध्यान से देख लो। ये जुगुलर वेन्स हैं जो ऊपर से ब्रेन की तरफ से वापस आ रही हैं। कैरोटाइड आर्टरीज हैं, ये नीचे से ऊपर की ओर जा रही हैं। पल्मोनरी आर्टरीज मैंने बताया था आपको, जो लंग से ब्लड आया है हमारे हार्ट में, पल्मोनरी आर्टरी है। पल्मोनरी वेन कौन सी है? पल्मोनरी वेन जो है हार्ट से लंग्स में सप्लाई हुई है, ये पल्मोनरी वेन है। नहीं सॉरी, पल्मोनरी आर्टरी कौन सी है? पल्मोनरी आर्टरी हार्ट से जो सप्लाई लंग्स में होती है, उल्टा हो गया। और पल्मोनरी वेन है जो लंग से हार्ट में वापस आता है, प्योरीफाई ब्लड। ये डिफरेंस है इसका। हार्ट को आपको पिक्चर क्लियर हो गई थी। थोरैकिक अरोटा जो है हमारे हार्ट के एरिया को कवर करता है, और इसमें इतने पोर्शन में जितने ऑर्गन्स हैं इनको बाहर से सप्लाई करता है। ये आर्टरीज में फैल जाता है, आर्टरीज से फिर आर्टरम में फैल जाता है। ये छोटे छोटे ऑर्गन हमारे काम कर रहे होते हैं इसके पीछे, ठीक है। तो इनकी स्मॉलेस्ट फिगर क्या होगी वो समझा देते हैं अब। आप तब तक इस पिक्चर को अच्छे से समझो। ऐसो ध्यान से देखो सभी, क्योंकि फिर आपको जब समझाऊंगा तो आपको क्लियर होता चला जाएगा कि कहाँ पे क्या चीज है।
जो अरोटा होता है मेन सप्लाई का सोर्स है हार्ट से, ठीक है, ये आपको पता चल गया। एक होते हैं सिलियक एक्सिस। सिलियक एक्सिस जो है डायाफ्राम को रेगुलेट करती है और डायाफ्राम से नीचे काम करती है, ठीक है। एक एब्डोमिनल अरोटा होता है, ये हमारे पेट को, जो भी ऑर्गन्स हैं हमारे, उसको काम करते हैं। इलियक जो होता है नीचे की तरफ निकल जाता है, ये पैरों की तरफ सर्कुलेशन देता है। ओवरियन आर्टरीज जो होती हैं ओवरी को सपोर्ट करती हैं। मिसेंट्रिक आर्टरीज जो होती हैं ये हमारे इंटेस्टाइन्स को सपोर्ट करती हैं। रीनल आर्टरीज जो होती हैं वो हमारी किडनी को सपोर्ट करती हैं। कैरोटिड धमनी जो मैंने आपको बताई दिया है। टेम्पोरल आर्टरी ये सिर के ऊपर के पोर्शन को संभालती है। ऑक्सीपिटल धमनी आर्टरी जो है ये हमारे ब्रेन के पिछले पोर्शन को सपोर्ट करती है। आपको मैं मोटी मोटी सी वो बताऊंगा जो आपके लिए जरूरी है समझना, ठीक है। और किसी को और भी डीप में नॉलेज लेनी है वो भी आप बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। मेडुला ऑब्लिगेंटा में बहुत सारी हैं। विलिस, सर्कल ऑफ विलिस, ये हमारे सबक्लेवियन आर्टरीज में आती हैं जो हमारे एक एक वर्टिब्रा को सपोर्ट करती है। जहां से बोन मैरो का प्रोडक्शन होता है उसको सपोर्ट करती है। जहां से न्यू फॉर्म में जो नए ब्लड सेल हमारे आते हैं वो इनसे आते हैं, ये आपको समझना है, जिसको वर्टिब्रल आर्टरीज बोलते हैं। ये सबक्लेवियन आर्टरीज के नाम से जानी जाती हैं। हाथ में हमारे जैसे आपको बताया था मेन होती ब्रेकियल धमनी, ब्रेकियल आर्टरी, ये आपके अपर आर्म पे काम करती है। रेडियल एंड अल्नर आर्टरी ये हमारे हाथ के दोनों हड्डियों के सपोर्ट में चलती है और ये हाथ की हथेली तक पहुंचती है। हाथ की हथेली में क्यूबिटल एरिया की सबसे बड़ी वो है फेमोरल आर्टरी, जो है हमारे पैरों की तरफ निकल जाती है। देखो फेमर बोलते हैं ना, हमारे थाइज की जो बोन है उसी के नाम से फेमोरल आ गई, ठीक है। टीबिया हो गई, टीबिया के नाम से जानी जाएगी, टीबियल आर्टरी। पोस्टीरियर हमारे पैरों की तरफ निकल जाती है। तो ये हमारी आर्टरीज हो गई। अब मेन वेन्स जो हैं, वेन्स भी इसी ढंग से काम करती हैं। जैसे जैसे ये आर्टरीज के नाम है ऑलमोस्ट सिमिलर नेम हमारी वेन्स के होते हैं, ठीक है। बस इसमें इंफीरियर वेना कावा जो नीचे से ब्लड लेके आती है, सुपीरियर वेना कावा जो ऊपर से ब्लड लेके आती है। बस इनको इस ढंग से समझना है। बाकी फिर सबके नाम उसी ढंग से आ जाते हैं जैसे हमारे बॉडी के दूसरे पार्ट हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट सर्कुलेटरी सिस्टम। किसी को कुछ पूछना है सर्कुलेटरी सिस्टम में, प्लीज लेट मी नो, ताकि मैं आप लोगों को इसके बारे में और डिटेल बता सकूं। या फिर हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि इसके बाद हम दूसरे उसमें जाएंगे सिस्टम में। ठीक है सर, आगे बढ़े सर। आगे बढ़े।
लगता है पूछना नहीं चाह रहा। नहीं, पूछना है तो पूछिए। ये जितना कंसेप्ट लाइफ में क्लियर करके चलोगे ना, उतना लाइफ इजी रहेगी। मुझे क्वेश्चन करने वाले स्टूडेंट्स बड़े अच्छे लगते हैं। कोई क्वेश्चन है इसमें? हाँ जी, ऑल स्टूडेंट्स, कोई क्वेश्चन है जो आप पूछना चाह रहे हैं? किसी ने कहा कि मैं पूछना नहीं चाह रहा। सर क्या कोई ऐसा प्राणायाम है which is directly related to heart? हाँ, जब भी हम हार्ट की सबसे बड़ी बात यह है कि प्राणायाम कोई भी होगा वो लंग्स पे इंप्लीमेंट होगा पहले, और जो लंग्स पे इंप्लीमेंट होगा वो हार्ट पे ऑटोमेटिकली जाएगा। अब इस साइंस को अच्छे से समझ लो, क्या करना है। कुछ प्राणायाम कोल्ड नेचर के होते हैं, कुछ प्राणायाम हॉट नेचर के होते हैं, कुछ होते हैं न्यूट्रल हैं, और कुछ होते हैं ट्रांस स्टेज तक लेके जाने के लिए होते हैं। ठीक है। जो गर्म प्राणायाम है, जो बॉडी में हीट जनरेट करते हैं, वो सूर्य भेदी प्राणायाम है और उज्जयी प्राणायाम है। दीज आर द हॉट नेचर प्राणायाम। आटी प्राणायाम है, नाड़ी शोधन प्राणायाम को जो लोग कहते हैं कि भाई नाड़ी शोधन प्राणायाम है, ये उनकी अपनी एक गलत फहमी है। नाड़ी शोधन इज अ प्रैक्टिस बिफोर परफॉर्मिंग द प्राणायाम। ठीक है। कहीं भी नाड़ी शोधन को प्राणायाम नहीं कहा गया है। कपाल भाती को भी कहीं प्राणायाम नहीं कहा गया। कपाल भाती एक शोधन क्रिया है जो हमारे सारे ब्रेन को, हमारी आर्टरीज को, वेन्स को क्लियर करने में काम आती है। इसलिए ये सपोर्टिव क्रिया हमें इसलिए करनी चाहिए ताकि हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम ठीक हो, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक हो, क्लिनसिंग हो जाए, हमारी नाड़ियों में जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाए। उसके बाद आप प्राणायाम करोगे, उनका 100% रिजल्ट है। अदरवाइज कोई बीमार आदमी है और वो प्राणायाम करे तो वो बीमारियों में कैटलिस्ट का काम करेगा। डू यू अंडरस्टैंड द कैटलिस्ट? वो यानी कि बीमारियों को और बढ़ाएगा, घटाएगा नहीं। जब तक शोधन ना हो जाए शरीर का, तब तक प्राणायाम का अभ्यास मने है। इसीलिए पहले आसन आता है, यम नियम, पहले सेल्फ डिसिप्लिन हो, फिर सोशली डिसिप्लिन हो, उसके बाद आसन हो, आसन के बाद प्राणायाम होगा, प्राणायाम के बाद प्रत्याहार होगा, प्रत्याहार के बाद धारणा होगी, धारणा के बाद ध्यान होगा, ध्यान के बाद समाधि होगी। स्टेप बाय स्टेप इट इज ए फिनोमिना। हमें सिस्टम से चलना है। अगर हमने प्राणायाम करना शुरू कर दिया, रिजल्ट आएंगे। लेकिन अगर हम आसन करके प्राणायाम करेंगे, बॉडी मस्कुलर हीट जनरेट कर ली, अब प्राणायाम करेंगे तो जो मॉर्बिड मैटर बॉडी में है वो डाइल्यूटेड फॉर्म में है और जल्दी से जल्दी नाड़ियों से निकल जाएंगे। अगर बॉडी स्टेबल है, इनएक्टिव है, और हम प्राणायाम करते हैं तो जो स्टिकी चीज है, क्या इतनी आसानी से, भाई इसको बेसिक प्रिंसिपल देख लें, कोई भी गम है या कोई भी टेप है, हीटेड बॉडी पे टच होगी तो वो क्या हो जाएगी? चिपकी रहेगी क्या? छूट जाएगी ना। तो बेसिक प्रिंसिपल को फॉलो करो कि हम क्यों मस्कुलर हीट जनरेट करके पहले आसन करते हैं और प्राणायाम हमेशा उसके बाद क्यों करते हैं, और अष्टांग योग में क्यों हमने प्राणायाम, चाहे हठ योग में प्राणायाम को हमेशा बाद में लिया, आसन को पहले क्यों लिया। मस्कुलर हीट होने से जो स्टिकीनेस है कोलेस्ट्रॉल की है या कोई मॉर्बिड मैटर हमारी बॉडी में, वो डाइल्यूटेड फॉर्म में होता है। प्राणायाम करने से वो प्रेशराइज होकर जल्दी निकलने की चेष्टा में रहता है। ये इसका बेसिक प्रिंसिपल है। छोटी छोटी चीजों को ठीक ढंग से समझेंगे तो लाइफ है ना धन्य हो जाएगी। हम लोग बस चल रहे हैं, जोश आ गया बस योगा करेंगे, अब ये नहीं पता योगा करना कैसे है। गॉट इट? और खाना उससे पहले है, जो सेल्फ डिसिप्लिन में और सोशल डिसिप्लिन में आ जाता है। पहले हमारा खाना छुपा के खाते थे। पर्दे में क्या चीज रखते थे? खाना, धन और
स्त्री। हाँ, अब आज की तारीख में ये बात हमें कहनी छोड़नी पड़ेगी, स्त्री को पर्दे में रखना ये गलत हो जाएगा, नहीं तो जितनी देवियां हैं वो सारी डंडा उठा लेंगी, भाई हमें नहीं करना। भाई अब पर्दे में रहने वाली स्त्री नहीं है। अब दो ही चीज पे ध्यान रखो, अपना धन छुपा के रखो, चोर डाकू ना जाए, और खाना छुपा के रखो, किसी की दोष दृष्टि हमारे खाने पे ना लगे। ठीक है, तो ये चीजों का विज्ञान समझ लें। खाना पहले ठीक ढंग से करना है, खाने के बाद शरीर को स्वस्थ रखने के लिए मेहनत करनी है, रोजाना पसीना निकालो, सेहत अच्छी रहेगी। पसीना निकालने के बाद थोड़ा सा प्राणायाम करो, मन अच्छा रहेगा। मन जब स्थिर होना शुरू हो जाता है तो ध्यान अपने आप लगना शुरू हो जाता है। बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल है ये, इसमें कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है, मोटी मोटी बात है, समझ लो। और कोई क्वेश्चन है? संजना जी, आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया? शॉर्ट में बता रहा हूं, लेकिन ये सीधा सीधा है, इंप्लीमेंट किया जा सकता है। हाँ हाँ, समझ में आ गया। ठंडी प्रकृति के जो प्राणायाम है वे है शीतली और शीतकारी। ये कोल्ड नेचर के प्राणायाम है। ये क्या करते हैं, जिसका हाई ब्लड प्रेशर रहता है, रेडिएटर ज्यादा गर्म हो जाए, क्या करते हैं उसमें कूलेंट डालते हैं। हाँ जो हमारा कूलेंट है, यानी कि अब इसको कैसे समझे, हमारी ब्लड सेल्स के साथ एक प्लेटलेट्स होती हैं। आजकल डेंगू में क्या होता है, ये कैपिलरीज को ब्रस्ट करती चली जाती हैं, फिर ये आर्टरी तक आ जाती हैं और लास्ट में सब कोलैप्स हो जाता है। ठीक है, जी जी तो ये प्लेटलेट्स क्या है, हमारी बॉडी में कूलेंट है। जी और जो शीतली और शीतकारी प्राणायाम है, ये कूलेंट को बढ़ाता है बॉडी में। ठीक जी। है, गॉट इट। हाँ हाँ। और जिसका मेरा हाई, एक और क्वेश्चन है एक्चुअली। आजकल मेरे जो फैमिली में रिलेटिव्स हैं, वो लोग हैं, सब आते हैं, बोलते हैं कि वी आर नॉट एबल टू स्लीप, नींद नहीं आ रही, नींद बिल्कुल ही नहीं आ रही। लाइक छोटे छोटे बच्चे कंप्लेंट कर रहे हैं। मेरी एक छोटी सी कजन सिस्टर है जो अभी मेरे साथ घर पे रह रही है, वो 10 साल की है एंड उसको नींद नहीं आ रही है। अच्छा, अब एंड मैंने उसको भ्रामरी रेकमेंड किया था, बट शी इज लाइक भ्रामरी भी काम नहीं कर रहा एंड ऑल। हाँ, अब हो क्या रहा है देखो, हम 24 घंटे तो मोबाइल में बैठे हैं, हाँ, वो रात टैब का देखती रहती है दिन रात भर। का सोने का टाइम हमारा खराब हो गया। अब 11-12 बजे तो आम आदमी सोता है। पहले तो जहां सूरज छिपना हुआ उससे पहले खाना खाया, 2 घंटे अपना गांव में बैठे ताश खेले या खेलते रहे, कुछ और दूसरे एक्टिविटी रही, किसी ने जो काम करना वो कर लिया। 8:30 बजे आके घर में दूध पिया, 9:30 बजे तक बेड पे सो गए। सुबह 4 बजे अपने आप उठ जाएगा। जो रात को 12 बजे सोएगा वो 10 बजे से पहले नहीं उठ पाएगा। ठीक है, एक जी चीज। दूसरी चीज, जो ये मोबाइल है उसने हमारी वर्टिब्राज पे इतना इम्पैक्ट डाल लिया, नर्वस सिस्टम पे इतना इम्पैक्ट डाल लिया, थॉट लेवल, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है, लंग्स हमारे प्रॉपर काम नहीं कर रहे हैं, उसकी वजह से हमारा ब्लड सर्कुलेशन ब्रेन की तरफ, अरोटा से ऊपर की तरफ कम जा रहा है, ऑक्सीजन की मात्रा कम हो गई। अच्छा। ठीक है, जी इसकी वजह से उनको क्या करना है, सिर की तरफ ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाना है। जी। उनको क्या करना है, अगर पॉसिबल हो सके हम्म शंख उठा लेना, शंख कौंख, हम्म, शंख बजवा दो। जी। कोई ये कहता है मुझे 10 जन्म हो गए सो नहीं पा रहा हूं, शंख हाँ बजवाना शुरू कर दो, वो घंटों में नींद लेगा, दिनों में नींद लेगा। क्यों? जी। जब हम प्रेशराइज करते हैं सारा ब्लड सर्कुलेशन ऊपर का एक्टिवेट हो जाता है। अच्छा। ठीक है, सर किस टाइम शंख बजवाएं? प्राणायाम का सिद्धांत भी शंख बजाने के लेवल का है। इसमें जो वाइब्रेशन होती हैं वो सिर की तरफ ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाती हैं। ओम, अगर आप ध्यान से देखोगे सारी वाइब्रेशन सिर की तरफ जा रही है, एनर्जी का लेवल नीचे से ऊपर की ओर उदान वायु को एक्टिवेट कर रहा है। जी। ठीक है, तो ये इसके पीछे पूरी साइंस है। और कुछ जानना चाहेगा कोई भी? क्वेश्चन पूछो ना प्लीज।
मुझे बड़ा अच्छा लगता है क्वेश्चन, क्योंकि सर आपने कहा शंख बजवाए, मतलब शंख असली वाला शंख है या कुछ मुंह से ध्वनि निकालनी है? नकली वाला तो शंख ही नहीं होता सर। किसने पूछा है क्वेश्चन? नहीं नहीं, मतलब मुंह से कोई ध्वनि निकाल सकते हैं, कोई शंख मिलते नहीं आजकल इजीली। देखिए, मुंह से योगेश्वर जी पूछ रहे हैं क्या? हाँ हाँ। अच्छा योगेश्वर जी, देखो, शंख है ना, शंख असली होता है, और जो मुंह से ध्वनि क्रिएट करते हैं वो या तो उज्जयी प्राणायाम करते हैं या भ्रामरी प्राणायाम करते हैं, दूसरी कोई ध्वनि नहीं होती है। ठीक है, हाँ प्रिंसिपल के हिसाब से। बाकी संगीत बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि वो भाव की उत्पत्ति करता है, आपके ब्लड सर्कुलेशन को भी ठीक करता है और मन को भी एकाग्र करता है। अगर कोई ऐसी कंडीशन में है तो उसमें जो सितार की ध्वनि है, अब सितार ये भी हमारे ब्रेन को एक्टिवेट करता है। अच्छा, मैंने ये मेरे घर में ना 2 टिबेटियन सिंगिंग बॉल्स हैं, आपने कभी सुना होगा, तो ऐसे ऐसे करते हैं इसको बजाकर। तो जब भी मैं उसको बजा रही हूँ, आजकल क्या हो रहा है कि आई एम फेसिंग दिस माइग्रेन प्रॉब्लम। तो आपने सुना ही होगा, वो टिबेटियन सिंगिंग बॉल जैसी एक आती है। तो पता नहीं, मतलब व्हाट आई एम ऑब्जर्विंग इज कुछ साउंड्स की जो इम्पैक्ट होती है, मतलब मुझे इस चीज को समझना है कि साउंड्स की इतना क्या इम्पैक्ट होता है। जैसे आपने कहा शंख बजा लो आपको नींद आ जाएगी, जैसे भ्रमरी प्राणायाम है उसमें भी साउंड है। ये साउंड्स की क्या इम्पैक्ट है, मतलब पूरी बॉडी पे, मतलब ये इतना इम्पैक्ट क्यों करती है, मतलब हाँ। पक्की बात है, इस बात को समझना है। हाँ समझना है, मुझे तो समझना है, कितने दिन से मैं सोच रही हूँ इसके बारे में। ये कमिटमेंट करोगे तो बात करूंगा इस बारे में, अदरवाइज मैं बीच में छोड़ दूंगा। मुझे मुझे समझनी है, पूरी अच्छी तरीके से समझनी है क्योंकि मैं कितने दिन से मैं इसको गूगल कर रही हूँ, कहीं पे नहीं मिल रहा। नाद योग एक होता है, नदती स नाद। जब हम ओके। श्वास लेते हैं, हम्म। ईडा और पिंगला से श्वास जा रही है, सुषुम्ना को टच करती है तो कुंडलिनी स्पंदन करती है। कुंडलिनी एग्जिस्ट इन द मूलाधार चक्र, नीचे की तरफ है। जी। उसके तार, हमारा शरीर बांसुरी भी है, हमारा शरीर सितार भी है, वीणा भी है, हमारा शरीर ढोलक भी है, मंजीरा भी है, हमारा चिमटा भी है, खरताल भी है। इस शरीर के अंदर सारे सुर एग्जिस्ट करते हैं, बाहर से कोई सुर नहीं है। जितने भी ये वाद्य यंत्र आए हैं सारे के सारे हमारे इंटरनल कॉन्शियसनेस की वजह से बाहर आए हैं। जी। अगर कोई ये कहता है कि मैंने संगीत अपने आप सीख लिया है, तो भैया पिछले जन्म में गंधर्व लोक से वापस आए हो आप, आपने नाद का अभ्यास किया है, ऐसे नहीं आए हो। जी। गॉट इट? आपको मैं अब टच कर रहा हूं साउंड के बारे में। जी। जब नीचे कुंडलिनी स्पंदन होती है तो उसके तार कनेक्टेड है कहां से? शस्त्रार से। सहस्त्रार से। जब श्वास स्पंदन नीचे होता है तो ऊपर हमारे जो नर्वस सिस्टम है, इट इज अ न्यूरॉन वेब ऊपर, और वहां पे उसका जैसे श्वास टच होता है, उसकी स्पार्किंग, उसका स्पंदन हमारे न्यूरॉन को टच करता है। अच्छा। और जैसे ही डेंसिटी ऑफ ब्रीदिंग टचेस द कुंडलिनी, उसके तार ऊपर छिड़ते हैं तो ऊपर पूरे सेंसर्स एक्टिवेट हो जाते हैं, स्पार्किंग की स्पीड बढ़ जाती है। और फोकस करो तो आपको अलग अलग ध्वनियां इंटरनली यू कैन हियर एनी टाइम। कई बार कभी अकेले बैठे हो, एक आवाज आती रहती है, हाँ, एक आवाज आती रहती है। नोटिस किया किसी ने? मैंने एक बार नोटिस किया था, वो मतलब ब्रेन से every time, every inhale, every exhale, you are touching your brain from the tail to the brain. All the nervous system is activated. संचार प्रणाली का हिस्सा है ये। इसकी वजह से, और जब और फोकस करें, जैसे गोभी के पत्ते होते हैं, ऐसे नाद योग खुलता जाता है, एक ध्वनि में से दूसरी ध्वनि, दूसरी में से तीसरी ध्वनि, और ऐसे ऐसे 108 टाइप की वैरायटी हैं। मोटी मोटी 13 होती हैं, लेकिन 108 टाइप के वाद्य यंत्र जनरेट हो सकते हैं। अभी तक इतने बने नहीं है,
लोग इतने पहुंचे नहीं है, लेकिन वी आर हैविंग मोर 108 इंस्ट्रूमेंट्स वी कैन क्रिएट। इतनी ध्वनियां हैं और हर एक ध्वनि का अपना एक इम्पैक्ट है अपनी एक लोकेशन पे। जैसे हर एक ध्वनि का एक बीज मंत्र है और उस बीज मंत्र का एक चक्र पे एक स्पेशल इम्पैक्ट है, ऐसे काम करता है ये। अब ध्वनि समझ में आ गई क्या होती है? जी जी जी। जितने तो भी ये टिबेटन सिंगिंग बोल जो है वो स्पेसिफिकली कौन से चक्र या फिर कौन से बॉडी पार्ट पे काम करता है? हर एक चक्र की एक अपनी एक डेंसिटी होती है, एक उसका अपना एक एलिमेंट होता है, उसकी एक पर्टिकुलर ध्वनि होती है, उसका एक पर्टिकुलर देवता होता है, उसका पर्टिकुलर एक ऋषि होता है, एक पर्टिकुलर मंत्र होता है, उसका एक पर्टिकुलर देवी होती है। ये हमारे जो शास्त्र है ना, हम लोग तो थोड़े ज्यादा इंटेलिजेंट हो गए, लेकिन जो ये शास्त्र है ना बड़ी मेहनत के साथ लिखे गए हैं, बहुत रिसर्च के साथ लिखे गए हैं। हमने रिसर्च डाटा कलेक्ट नहीं किया, हमने इंफॉर्मेशन को सूत्र में बांध के अपने ग्रंथों में रखा है। एग्जाम्पल दे के कोट करके ये समझा दिया कि जितने हमारे शास्त्र हैं ये सारे के सारे शास्त्र कोड में हैं, कहानियों की फॉर्म में हैं। ठीक ढंग से समझने पर एग्जैक्ट साइंस समझ में आ जाएगी। हमें किसी का गुलाम होने की जरूरत नहीं है, किसी गुरु चेले की जरूरत नहीं है जी। इतना डीप साइंस है, इसको हम कैजुअल ले रहे हैं, अपनी संस्कृति को हम समझ नहीं पा रहे। और जिस भाई देखो कड़वी लगेगी, लेकिन हमारी औकात है नहीं और हम ब्रह्म को कह दें कि ब्रह्म एग्जिस्ट नहीं करता, क्या ये पॉसिबल है? जो जिस चीज को हम टच ही नहीं कर पा रहे उसकी एग्जिस्टेंस नॉन एग्जिस्टेंस आपके ओपिनियन पे डिपेंड नहीं करती, एग्जिस्टेंस डिपेंड करती है एक्चुअल साइंस पर। और उस साइंस को हम हमारी हैसियत ही नहीं है समझने की, हम कैसे कह देंगे कि ये एग्जिस्ट करती है? हमें यही नहीं पता। ध्यान में हमें समाधि मिलती है, हम बैठते तो 5 मिनट नहीं, 5 मिनट में तो अरे यार रीचिंग हो रही है, अरे यार ये हो रहा है। जब तक हम बॉडी से डिटैच नहीं होंगे, मन से कैसे जुड़ जाएंगे, कैसे हम समाधि ले लेंगे? तो ये बेसिक साइंस है, डीप साइंस है, उसको इतना लाइट नहीं ले सकते हम। आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया ना संजना जी? जी 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 मिल कहां से आती है ध्वनि? हमारे अंदर ही होती है, हमें बाहर कुछ नहीं, अंदर ही सब कुछ है। भगवान जो सिंगर्स जो भी गाना गाते हैं वो समवेयर इट इज रिलेटेड टू इनर कॉन्शियसनेस। भाव के बगैर सर मैं एक मिनट में बताऊं मैं सर। एक्चुअली जो हम कोई भी ध्वनि सुनते हैं, चाहे संगीत हो या कुछ भी हो, जो हमें अगर अच्छा लगता है या करता तो हमारे अंदर की फ्रिक्वेंसी से मैच करता, तभी हमें अच्छा लगता है कोई भी संगीत। हमारे जो भाव है ना, भाव, हाँ उससे भाव प्रधान है। भाव बाकी और योनियां जो हैं वो इंस्टिंक्ट ऑपरेटेड जीव हैं, इंस्टिंक्ट से काम करते हैं वो। बावजूद इसके संगीत का ज्ञान उन्हें भी है, क्योंकि कुंडलिनी उनके अंदर भी एग्जिस्ट है। हिरण को आप वीणा सुना दो, हिलेगा नहीं, ठीक है? भैंस के आगे बीन बजाने वाली जैसे कहते हैं, भैंस के आगे बीन नहीं बजेगी, लेकिन हिरण के सामने वीणा जरूर बजेगी। क्योंकि सांप को धरती की धमक समझ में आती है, वो उस वाइब्रेशन को कैच करता है। हर एक जीव एक विशेष एनर्जी लेके पैदा हुआ है, उसकी एक स्पेसिफिकेशन है, ये उसकी एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है, एक एलिमेंट बेस्ड है हर एक जीव। हम पांचों तत्वों के आधार पे जीव हैं, पांचों इंद्रियों के आधार पे जीव हैं, पांचों कर्मेंद्रियां हैं। देखो अलग अलग जीव अलग अलग एलिमेंट के साथ एग्जिस्ट करता है, उसमें प्रधानता अलग अलग एलिमेंट की होती है। हमारे अंदर भी है, वात पित्त कफ में किसी का प्रधान वात है, किसी का पित्त है, किसी का कफ है। तो हम सभी के सभी उसी परमात्मा के हैं, कोई जीव छोटा बड़ा नहीं, कोई कुछ नहीं, सारा साइंटिफिक है। लेकिन हम लोग उस बात को समझ नहीं पाए, इसलिए हमने नकारना शुरू कर दिया, पल्ला झाड़ना शुरू कर दिया। ठीक है? तो और कोई क्वेश्चन है जिसको मैं आपके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकूं? अच्छा, एक क्वेश्चन ये है कि जैसे आपने बोला कि हम लोग शंख बजाएं जब हमें नींद की प्रॉब्लम हो, ताकि हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है हेड की तरफ इंक्रीज हो जाए। हाँ जी। तो ये हम लोग किसी भी टाइम कर सकते हैं, जैसे दिन में सुबह कर लिया
और उसका फिर इम्पैक्ट नाइट में आएगा, ऐसा होता है? अच्छा चलो, मैं आपकी बात को, योगेश्वर जी देखो, मैं थोड़ा सा हमें समझ, एक दूसरे के बारे में समझना है। मैं क्वेश्चन थोड़े अटपटे करता हूँ और उन अटपटे क्वेश्चन से मैं आंसर भी देता हूँ। अच्छा, आपने कभी दोपहर में जाके कभी मंदिर में ऐसे ही जाके शंख बजा दिया है कभी? नहीं, सुबह या शाम ही बजते हैं सिर्फ। मुद्दा खत्म हो गया, आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया। योगेश्वर जी, हम जो रूटीन फॉलो कर रहे हैं ना, ये हम योगिक साइंस को ही फॉलो कर रहे हैं। भगवान एग्जिस्ट करता है और वो सुबह शाम जरूर एग्जिस्ट करता है। क्यों? सुबह हम काम पे जाने से पहले बड़े फ्रेश होते हैं, उस टाइम भजन अच्छा हो सकता है। दिन में हमें कुछ अचीव करना होता है, एक्टिव रहते हैं, तो हम कुछ नहीं कर पाते। शाम को जब हम काम खत्म करके घर की तरफ आ जाते हैं, तब भी हम रिलैक्स होते हैं कि भाई चलो आज का काम खत्म हो गया, कुछ चीजें हमने खत्म कर दी, आधी टेंशन खत्म करके आए हैं ना, तब भी आदमी रिलैक्स होता है। दूसरी बात, सुबह प्रकृति जागृत होनी शुरू होती है और शाम को प्रकृति शांत होनी शुरू हो जाती है। कभी सूरज छिपने के बाद पक्षियों को उड़ते देखा आपने किसी ने? कभी सूरज छिपने के बाद किसी जीव जंतु को एक्शन मोड में देखा है? जो हिंसक जीव है उनको छोड़ के। नहीं, नहीं, सारे अपने अपने स्थान पे चले जाते हैं। चले जाते हैं ना। इंसान है, बस हाँ। इंसान है और हिंसक जीवी हैं जो एक्शन मोड में लगे रहते हैं। एक मिडनाइट साइकिल हो, है, मॉर्निंग हो, पूरी नेचर का एक साइकिल है सुबह शाम का। सुबह फ्रेश होते हैं, रात को फ्रेश होने के लिए सोते हैं, बस। तो ये जो जंक्शन है ना दोनों का, मॉर्निंग एंड इवनिंग का, इवनिंग एंड मॉर्निंग का, ये जो जंक्शन है, इस टाइम पे हमारा मन भी शांत होता है। इस टाइम पे साधना करना भी फलित होता है। अब दोपहर को 12 बजे ऑफिस में जाकर कोई ध्यान कर लेगा क्या? जिस टाइम आपका बॉस है, कम यार, यू हैव पेंडिंग सच सच वर्क, कर पाओगे क्या? नहीं हो पाता ना। केवल योगी लोग ही अपने आप को शांत रख सकते हैं। वो 4 टाइम साधना करता है, जो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, दोपहर को पीक में, शाम को और मध्य रात्रि को। इन 4 टाइम पे साधक साधना जरूर करता है, उसकी आंखें इन चारों टाइम पे अपने आप खुल जाती हैं। बाकी नेचर में जितने ह्यूमन बींग्स हैं नॉर्मल कंडीशन में, वे सुबह शाम ही साधना कर सकते हैं, सुबह शाम ही करनी चाहिए। क्योंकि ऑफिस से आने के बाद थोड़ा माइंड रिलैक्स रहता है कि नहीं रहता सबका? हाँ या ना बोलिए योगेश्वर जी। हाँ हाँ, बिल्कुल रहता है ऑफिस से आने के बाद में। सुबह रहता है या फिर जरूरत पड़ती है? सुबह ऑफिस जाने से पहले माइंड रिलैक्स रहता है कि नहीं रहता है? हाँ, आजकल के टाइम पे तो दोनों टाइम नहीं रहता है, क्योंकि दोनों टाइम फोन बजने शुरू हो जाते हैं, आने के बाद भी ऑफिस से जाने से पहले भी। कलयुग में तो वैसे भजन कर लो, ऐसे ही आनंद है, नहीं तो कलयुग में तो मौका ही नहीं है इसका। बट इतना भी इम्पॉसिबल नहीं है कि अचीव नहीं कर सकते। हाँ मैडम, पता है क्या है संजना जी, सभी है ना एक अलग प्लेटफॉर्म से हैं, जी जी। और हर एक आदमी के प्लेटफॉर्म डिसाइड करते हैं, कंडीशन जीवन की उनकी डिसाइड करती है कि वो किस टाइम क्या प्रायोरिटी पे काम कर रहे हैं। देखिए, जो धनाढ्य लोग हैं उनको पैसे की चिंता नहीं है, उनको केवल प्रोग्रेस की चिंता है, प्रेस्टीज की चिंता है, ईगो की चिंता है, पैसे की चिंता नहीं। लेकिन जो गरीब आदमी है, उसको कैसे भी करके सर्वाइवल के लिए डे नाइट सोचना पड़ता है। दैट मेक्स अ डिफरेंट, दिस इज अ प्लेटफॉर्म। ये क्राइटेरिया एक ही नहीं, साइकोलॉजिकली किसी के घर की अलग परिस्थिति है, किसी के घर की अलग परिस्थिति है, ये भी डिपेंड करता है साधना करने में। लेकिन डिपेंड प्रॉब्लम सबके साथ है। नानक दुखी है सब संसार, सब दुखी हैं, सुखी कोई नहीं है यहाँ। जिसने ये शरीर धारण किया, जिसने जन्म लिया ना, वो परेशानी में ही जन्म लेके आया, पिछले जन्म को बिगड़े हुए संस्कार सुधारने के लिए आया। सुखी यहाँ कोई नहीं है। कोई धन सुख, कोई मन सुख, कोई दुनियादारी में। तो ये वो स्थिति है जो प्रॉब्लमेटिक है, इम्बैलेंस है नेचर का, और हमें बैलेंस ही करना है। योग और कुछ नहीं है,
बैलेंस करना है, कोऑर्डिनेशन बनाना है, नेचर के साथ भी, लाइफ स्टाइल के साथ भी, फैमिली के साथ भी, बॉस के साथ भी, सोशल बैलेंस। उसके बाद ही आदमी एक कंप्लीट पर्सनैलिटी बन के ध्यान साधना की तरफ भी बलित हो सकता है। हाँ, ये हो सकता है कि आप कान इधर से पकड़ो चाहे इधर से पकड़ो, ये हो सकता है। आप ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हो, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हो, ये मैटर नहीं करता। मैटर ही करता बैलेंस हो कि नहीं। जी ठीक है, तो आज का जो सेशन है हम यहीं पे खत्म करते हैं, और फिर कल किस टॉपिक पे डिस्कस करना चाहेंगे आप बता दीजिएगा, हम उसी के हिसाब से आपके सामने आएंगे। नर्वस सिस्टम पे कीजिएगा सर। नर्वस सिस्टम पे? हाँ, वो सबसे इम्पोर्टेंट है योग में, नर्वस सिस्टम बहुत। अरे सर, आपने तो है ना भयंकर टॉपिक छेड़ लिया, इसमें फिर निकलने का मौका नहीं मिलेगा हमें। टॉपिक ऐसा है वो। सर ये सैटरडे है, मंडे को आई थिंक या लास्ट सेशन था आई थिंक। कोई बात नहीं, आप डिसाइड कर लो, जो भी चीज आपको समझनी है आई एम देयर। और आप लोग मेरा पर्सनल कांटेक्ट नंबर भी ले सकते हो, ताकि कभी लाइफ में, वैसे भी एक जर्नल, उसमें एक स्टूडेंट का एक टीचर का एक रिलेशन जो होता है उसको भी हम मैनेज करते हैं। कभी कोई वैसी इंफॉर्मेशन लेनी है तो आप ले सकते हो, ठीक है, उसके बारे में चिंता जी, करना। नंबर बता दीजिए सर। नंबर मैं आपको, हमारे ग्रुप है ना आपका, हाँ हाँ हाँ, ग्रुप में ड्रॉप कर दूंगा मैं नंबर, ठीक है। हाँ ठीक है, तो आप उसमें, वैसे नंबर में मेरा उसमें है, ग्रुप में है नंबर, आप अच्छा। अगर फाइंड आउट करोगे तो मिल जाएगा। आप बता देते एक बार क्या? नहीं देखिए, नंबर। समझिए आप बात को, तो हर चीज को एक सिस्टमेटिक उसमें चलना है, कुछ प्रोटोकॉल्स हैं उसको भी फॉलो करना है, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन है आप ग्रुप में मैसेज डालिए, आपको मिलेगा रेस्पॉन्स। ग्रुप में मैसेजेस डालना अलाउड नहीं है। अच्छा, चलिए कोई हाँ। बात नहीं, उसका सॉल्यूशन मैं निकाल दूंगा, क्योंकि हमारे हाथ में तो है ये चीज, ठीक है। क्योंकि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस जो एनाटॉमी के बारे में आते हैं, वो जब हम कॉन्सेप्ट्स अकेले में रिवीजन करते हैं तब आता है सबसे ज्यादा डाउट्स। सभी को मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कहूंगा, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना भी एक प्रॉब्लम है। जी बिल्कुल, इंफॉर्मेशन ही हमें सोने नहीं देती। बिल्कुल। ज्यादा ज्ञान हमें परेशान करता है। एक सीधा सच्चा बालक है, उसको ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए, लेकिन वो कितना खुश रहता है ये देखिए। जी। और जब आदमी बड़ा हो जाता है, हाँ। जब जिम्मेदारी आ जाती है, जब ज्यादा समझदार हो जाता है, बहुत ज्यादा जो समझदार होता है, वो सो नहीं पाता, वो खेल नहीं पाता, वो एंजॉय नहीं कर पाता, कुछ नहीं कर पाता। वो फिर हमारे जैसा हो जाता है, इनएक्टिव, डिपेंड, बस कहीं से सपोर्ट मिल जाए, सारा मिल जाए, फेवर मांगते हैं। बच्चा नहीं मांगता किसी को फेवर, जो होना होने दो। तो जीवन को बच्चे की तरह जियोगे तो आपका जीवन वैसे ही धन्य हो जाएगा, क्योंकि समय पे खेलेगा, समय पे खाएगा, मूड करेगा खेलेगा, मूड करेगा नहीं खेलेगा। बच्चे की साइंस को समझ लो तो भगवान को समझ लोगे। ठीक है जी, आज के यही संपन्न करते हैं। धन्यवाद, आप सभी ने समय दिया। नमस्कार। थैंक यू सर। वेलकम। धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू सर। वेलकम वेलकम।